नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। म्हारो राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर 1 बजे की 5 बड़ी खबरों पर। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज दूसरा दिन है। आज क्या कुछ चल रहा है ये आपको बताएंगे। खबर नंबर 2 होगी सूनी सड़कों पर बच के चलो। खबर नंबर 3 दिखाएंगे पाठशाला में ताला। खबर नंबर 4 होगी मेयर के औचक निरीक्षण की, और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर उल्टी दस्त के प्रकोप पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से यह बड़ी खबर है। एसीबी के प्रदेश में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 6 जगहों पर कार्रवाइयां चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 6 जगहों पर एसीबी की ताबड़तोड़ सर्च कार्रवाई जारी है। जयपुर में चित्रकूट इलाके में सर्च जारी है, तो वहीं डिस्कॉम के एएओ के घर पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। 8 से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज एसीबी की जयपुर से 2 बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 2 मुकदमे आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने के और जो पद के दुरुपयोग के मुकदमे दर्ज किए गए थे। और पिछले लंबे समय से एसीबी जयपुर के 2 बड़े अधिकारियों पर निगाह रख रही थी, और एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश हेमैन के सुपरविजन में ये निगरानी की जा रही थी। जिसके बाद आज अल सवेरे 2 जगहों पर जयपुर में ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें एक बिजली डिस्कॉम के डबलएओ दीपक अग्रवाल हैं, जो कि चित्रकूट इलाके में रहने वाले हैं। और उनके यहाँ पर आज एसीबी की सर्च में बेशकीमती जो सोने चांदी और उसके अलावा बड़े मात्रा में कैश, उसके अलावा लग्जरी जो आइटम्स जो होते हैं वे वहां पर मिले। वहीं पर एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई जयपुर के ही बजाज नगर इलाके में अनिता कॉलोनी में हुई, जहां पर डीओआईटी में सूचना सहायक प्रतिभा कमल के घर में करीब 20,90,000 रुपए और 1.5 किलो सोना और 2 किलो चांदी, बीएमडब्ल्यू कार, बीएमडब्ल्यू बाइक, उसके अलावा फॉक्स वैगन कार, 7 दुकान, 13 प्लाट के डॉक्यूमेंट। उसके अलावा डब्ल्यूटी में वर्ल्ड ट्रेड पार्क में एक बड़ा ऑफिस जो है, उनके दस्तावेज वहां मिले। और यानी कि करोड़ों रुपए जो इन दोनों अफसरों ने अपने आजीविका में कमाए। ऐसे में एसीबी को लगातार शिकायत मिल रही थी, और उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई एसीबी के द्वारा अंजाम दी गई है। दिनेश हेमैन जो कि एडीजी हैं एसीबी के, उनके सुपरविजन में कार्रवाई चल रही है। और एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और ललित किशोर शर्मा, ये दोनों अधिकारी, इनके सुपरविजन में एक टीम गठित की गई थी, जिन्होंने आज अल सवेरे जयपुर के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिनमें एक कार्रवाई चित्रकूट इलाके में दीपक अग्रवाल नाम के अफसर पर की गई, जो कि डबलएओ है, यानी कि सहायक लेखाधिकारी है और चित्रकूट इलाके में रहते हैं। वहीं पर दूसरी कार्रवाई बजाज नगर इलाके में अनिता कॉलोनी में हुई, जहां बेशकीमती संपत्ति वहां पर मिली है। तो फिलहाल एडीजी दिनेश हेमैन के सुपरविजन में ये कार्रवाई चल रही है, और बेशकीमती डॉक्यूमेंट जो है अब तक एसीबी ने बरामद किए हैं। जी विष्णु, क्योंकि एक बड़ी संपत्ति का खुलासा भी हुआ है, क्या लग रहा है कल भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल आज अल सवेरे से ये कार्रवाई शुरू हुई थी। मैं आपको बता दूं एक बार कि वापस से कि 2 अधिकारी, जिनमें एक बिजली डिस्कॉम के डबलएओ हैं दीपक अग्रवाल, और दूसरे हैं सूचना सहायक, जो कि डीओआईटी में सूचना सहायक कमल, उनके खिलाफ ये शिकायत मिल रही थी कि इनके पास बेशकीमती संपत्ति है, लेकिन प्रतिभा कमल, डीओआईटी में सूचना सहायक प्रतिभा कमल, दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने की शिकायतें काफी मिल रही थी। ऐसे में एसीबी ने 2 मुकदमे दर्ज किए गए। और आज डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश हेमैन के सुपरविजन में आज अचानक से औचक कार्रवाई इन दोनों के ठिकानों पर की गई, जिसमें मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि डीओआईटी में जो सूचना सहायक प्रतिभा कमल, उनके घर से करीब 22,90,000 रुपए की रकम बरामद की गई है। 1 किलो 300 ग्राम करीब सोना जो है गहने हैं वो बरामद किए हैं। 2 किलो चांदी है, बीएमडब्ल्यू कार, बीएमडब्ल्यू बाइक, उसके अलावा 7 दुकानों और 13 प्लॉटों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मतलब जो करोड़ों रुपए की संपत्ति हैं, वो इनके घर से बरामद की गई। लग्जरी लाइफ ये लोग जी रहे थे। तो ऐसे में एसीबी पड़ताल करेगी। एसीबी का कहना है, एडीजी दिनेश हेमैन का कहना है कि जो इनकी वास्तविक जो उनकी आय थी, उससे कई गुना जो है जो ये संपत्ति अर्जित की गई है, तो उसके बारे में आज जो है पूछताछ की जा रही है, और डॉक्यूमेंट जो है वो बरामद कर लिए गए। तो फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल विष्णु, कार्रवाई जारी है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का खुलासा भी हो चुका है। विष्णु, तो एसीबी की ओर से आगे क्या कुछ कार्रवाइयां की जाएंगी इन दोनों पर? देखिए, एसीबी की ओर से मुकदमे दर्ज कर लिए गए, तो ऐसे में जो चीजें हैं वो बरामद की जाएगी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो पूछताछ भी इनसे होगी।
और ये जो पूरी कार्रवाई मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये कार्यवाही एसीबी के डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश शर्मा के सुपरविजन में 2 एडिशनल एसपीओ को इसकी मॉनिटरिंग कार्य ये छापेमारी की काम सौंपा गया था, जिसमें एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और एडिशनल एसपी ललित किशोर शर्मा, इन दोनों के सुपरविजन में 2 टीमें अलग अलग गठित की गई, जिन्होंने जयपुर में इन दोनों ठिकानों पर छापा मारा। एक कार्यवाही चित्रकूट इलाके में की गई, जो कि बिजली डिस्कॉम के AAO हैं दीपक कुमार अग्रवाल। वहीं पे दूसरी कार्रवाई की गई बजाज नगर इलाके में, जहां पे अनिता कॉलोनी में DOIT की सूचना सहायक है प्रतिभा कमल, उनके यहाँ पे कार्रवाई की गई है। तो दीपक गुप्ता के घर से करीब 11 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। उसके अलावा 1 किलो सोना, 20 किलो चांदी भी बरामद की गई है। वहीं पर बताया जा रहा है कि दीपक गुप्ता जो कि AAO हैं, उनके एक 3 स्टार होटल में पार्टनरशिप की जो है बात भी सामने आई है। जी और कहाँ कार्रवाइयां चल रही है विष्णु, क्योंकि घर ऑफिस सब कुछ सील होगा अभी तो? देखिए बिल्कुल, घर और ऑफिस इनके जितने भी ठिकाने हैं, उसके जब इनके सबसे पहले इनके घर पे सर्च की गई थी, उस सर्च के अंदर जो डॉक्यूमेंट जो बरामद हुए, जो बेशकीमती संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, उसके बाद में अलग अलग टीमों को इन सभी जगहों पर भेजा गया है ये तस्दीक करने के लिए कि उन जगहों पर और क्या है। लेकिन आप देखिए जिस तरह की फोटो जो सामने है, जिस तरह के विजुअल सामने है, एक लग्जरी लाइफ बनी, बहुत आलीशान ये लोग अपनी लाइफ को जी रहे थे। वैसा अपना इनका मकान था, घर में ही अगर माने तो एक मिनी जो पिक्चर जो हॉल होता है, मिनी जो मूवी जो घर होता है, वो इन लोगों ने बना रखा था। घर में इनके जिम बना रखे थे, घर में इनके बहुत लगातार सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो दोनों अधिकारी हैं वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, और एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर आय से अधिक संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। लगातार आप विष्णु नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और उकलत एक और बड़ी खबर का, हिंडौन सिटी से यह बड़ी खबर है। उल्टी दस्त का प्रकोप देखने को मिला है, सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह हिंडौन पहुंचे हुए हैं। अस्पताल में मरीजों को पहुंचाया जा रहा है, भर्ती कराया जा रहा है। हालचाल जानने के लिए चिकित्सा विभाग इस वक्त वहां पर है, और इसके साथ ही बता दें तमाम अधिकारी भी इस वक्त हिंडौन पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और जो लोग बीमार हैं उनसे उनका हालचाल भी ले रहे हैं। जलदाय विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संबंधित क्षेत्र में मेडिकल टीम भेजने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें दूषित पानी से 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। उल्टी दस्त होने से ये सभी बीमार हुए हैं और सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो वहीं बीमार होने से 12 साल के एक मासूम की मौत भी हो गई है। तो दूषित पानी पीने से लोगों पर प्रकोप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं, सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे हुए हैं। वहीं एक दर्दनाक खबर भी सामने आ रही है, दूषित पानी पीने से बीमार एक 12 साल के मासूम की मौत हो गई है। तो जिला कलेक्टर अंकित कुमार ने कमान संभाल ली है, वो हिंडौन पहुंच चुके हैं और इसे लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। घटना आई थी जिसमें पानी पीने से कुछ लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हिंडौन में। पीएचईडी द्वारा इमीडिएटली इसमें पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी और उनके द्वारा जो सैंपल लिए गए हैं, जो पानी घर में स्टोर था उसके सैंपल भी लिए हैं और सप्लाई वाटर का भी सैंपल लिया गया आज सुबह। तो वो जांच करने पे पता चलेगा कि पानी दूषित हुआ तो कहाँ से हुआ। रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जैसे बेड्स की कुछ कमी हमें महसूस हुई थी, तो हमने एडिशनल वार्ड्स इसमें खुलवा दिए हैं जो काम में नहीं आ रहे थे, ताकि बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो वहीं घर पर रहकर अगर हो सके तो बेटर रहेगा। इसीलिए हम लोग टीम्स बना रहे हैं ताकि वार्ड में जाकर डॉक्टर्स और जो हमारी एएनएम है वो घर पर जाकर ही स्क्रीन कर लें, और यदि ऐसा लगता है कि कोई सीरियस है तो उसे इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल में लेकर आए ताकि ट्रीटमेंट टाइम पे हो सके। तो 8 बजे से रात्रिकालीन ड्यूटी में लगभग 30-35 के आसपास मरीज आ चुके हैं, जिनको काफी सीवियर डिहाइड्रेशन है, वॉमिटिंग है, और ये ज्यादातर सारे मरीज जो शहरी क्षेत्र के हैं अपने, और उनमें बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। पेट में दर्द और दस्त, उल्टियों की शिकायत, इसके बाद पेशेंट एक साथ ही 2-3 दस्त के बाद बेहोशी की स्थिति में आ जाता है। डॉक्टरों से ही बात करी तो वो बता रहे हैं कि पानी के इन्फेक्शन की वजह से ये हो सकता है। रात को पलटी दस्त हुए थे अचानक और सुबह ही 5 बजे 5:30 बजे खत्म हो गया। वाटर बॉक्स से जो पानी आ रहा है, लाइन टूटी पड़ी हुई है। अच्छा,
सप्लाई में से, उस वजह से गंदा हजारों पानी नल लगे हुए सप्लाई में, सब लीकेज है वहाँ पर, टूटी पड़ी है लाइन, वहाँ से कोई चेक नहीं कर रहा। ये यहाँ से इतना नहीं आ रहे नल, यहाँ से पानी जा रहा है, पानी उधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है? खारी में से, वाटर वर्क से जो पानी आ रहा है वहाँ लाइन टूटी पड़ी हुई है अच्छा, सप्लाई में से, उस वजह से गंदा हजारों नल पानी लगे हुए सप्लाई में, सब लीकेज है वहाँ पर, उस वजह से गंदा पानी। सब मैं खुद हो चुका हूँ इस पीड़ा से। रात को पलटी दस्त हुए थे अचानक और सुबह ही 5 बजे 5:30 बजे खत्म हो गया। हॉस्पिटल लेके गए थे तब तक खत्म हो गया। क्या नाम है बच्चे का? देव कुमार, कितने साल की उम्र है? 12 साल। और सुबह कब लेके गए थे आप? हम लेके गए थे 5:30-6 बजे लेके गए थे। तो वहाँ भर्ती हुआ करवाया था? नहीं भर्ती, देखा उन्होंने चेक करके डॉक्टरों ने तो मृत घोषित कर दी। धर्मेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। धर्मेंद्र, क्या कुछ स्थिति है, जो लोग बीमार हुए उनकी और जांच कहां तक पहुंची अब तक? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा बीमारों की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। 100 से अधिक लोग अभी तक हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जिनमें से 17 से अधिक को जयपुर रेफर किया जा चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही न सिर्फ कलेक्टर, साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारी और मेडिकल टीम भी क्षेत्र में दौरा कर रही है और हालात का जायजा ले रही है। साथ ही कलेक्टर ने जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं टंकियों की साफ सफाई, साथ ही कई शहरों में कई जगह पर लीकेज और उनके दुरुस्त कराने और जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पानी के सैंपल लिए गए हैं और सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ काफी लंबे समय से दूषित पेयजल को लेकर शिकायतें चल रही थी और लोगों ने काफी बार शिकायतें की, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ और उसी का आज ये परिणति देखने को मिल रही है। जी प्रियंका। बिल्कुल धर्मेंद्र, एक बहुत बड़ी लापरवाही और इसका खामियाजा अब लोग भुगत रहे हैं। वहां पर एक 12 साल के मासूम की मौत भी हो गई है। क्या कहना है अधिकारी का, कलेक्टर का? क्योंकि आप बता रहे हैं पहले भी कई बार शिकायतें दी गई, कार्रवाई नहीं हुई, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? जी देखिए, कलेक्टर का कहना है कि मामला गंभीर है, हालांकि प्राथमिक जांच करा ही रहे हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द हालात पर काबू पाए जाए। अगर कहीं लीकेज और या दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है, टंकियों की सफाई और इन सभी जो काम है उनको जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक घर में जा ये आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जो दूषित पेयजल की शिकायत है वहां घर घर जाकर मेडिकल टीम जांच कर रही है। साथ ही जो नलों को कहीं कनेक्शन में लीकेज है या उनको भी जांचा जा रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल धर्मेंद्र, अब तो कार्रवाइयां की जा रही हैं, जांच किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर ये देरी क्यों? क्या प्रशासन इंतजार कर रहा था कि पहले कोई हादसा होगा, मौतें होंगी, उसके बाद हम जागेंगे? गुस्सा होगा लोगों में वहां पर, क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का? जी बिल्कुल, लोगों में भारी गुस्सा है। जब जलदाय विभाग की टीम आज सुबह कॉलोनी में पहुंची तो जलदाय जो कॉलोनी वासी हैं उन्होंने जो टीम है उसका घेराव कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही अधिकारियों को भी काफी देर तक खरी खोटी सुनाने के बाद अधिकारियों से शिकायत की और उसी के बाद उन्होंने टंकियों की जांच शुरू की थी। जी एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि शहर में पेयजल आपूर्ति को लेकर अमृत जल योजना के तहत करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से जो काम चल रहा था, लेकिन वो कई साल बीतने के बाद अभी तक काम नहीं पूरा हुआ है। और जिन कॉलोनियों की बात चल रही है उन कॉलोनियों में करीब 50 साल पुरानी पाइपलाइन है, उनसे ही पेयजल की आपूर्ति हो रही है। तो निश्चित तौर से ये गंभीर मामला है। जी प्रियंका। बिल्कुल धर्मेंद्र, एक बेहद गंभीर मामला, क्योंकि आप ये बता भी रहे हैं कई बार शिकायतें दी गई थी इसको लेकर, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई। आप बता रहे हैं कि कई लोग ज्यादा बीमार हुए हैं, जयपुर रेफर किया गया है, अस्पताल पहुंच चुके हैं, सभी इलाज किया जा रहा है, और कैसी स्थिति है फिलहाल उनकी, इसे लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, जो गंभीर हालत में थे उनको जयपुर रेफर किया जा चुका है। जो 17 लोगों को रेफर किया है उनमें 11 बच्चे हैं। साथ ही जो करौली में हिंडौन में जिन का लोगों का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है उनकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। साथ ही जो गंभीर स्थिति है उन्हें भी विशेष जांच की जा रही है। जी धर्मेंद्र, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था है? क्योंकि कलेक्टर की अभी बाइट हम सुन भी रहे थे, वो कह रहे हैं कि शायद बिस्तर की कमी है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर पर ही उपचार दिया जाए, वहीं पर डॉक्टर भेजे जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में पलंग फुल हो चुके हैं, क्योंकि वैसे ही तापमान में अप डाउन चल रहा है, जिसके चलते वायरल के मरीज काफी संख्या में पहुंच रहे थे और लगातार इतनी संख्या में एक साथ उल्टी दस्त के मरीज पहुंचने से हॉस्पिटल में बेडों की कमी है। कई पलंगों पर 1 से 2 मरीज भर्ती है और इसके साथ ही जो घरों पर भी जो हल्के बीमारी हैं जिन्हें कम उल्टी दस्त हुए उन्हें घर पर भी उपचार दिया जा रहा है। जी प्रियंका। सीएमएचओ दिनेश मीणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश जी, ये जो हादसा हुआ है बड़ी लापरवाही है, क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही है इस पर और कहां तक जांच पहुंच पाई है? हमने चारों जो वार्ड हैं उनमें टीमें लगा दी
जी। और टीम जगह सर्वे कर रही है और हमारे जितने भी लोग ऑन द स्पॉट हम दवाई दे रहे हैं उनको पानी के लिए हमने टैंकर, पानी का सोर्स है इन्फेक्शन का, उसको बंद करा दिया है। उसको अभी हम पानी की जो टैंकर सप्लाई है वो चालू कर रही है और कोई भी उनका जो पानी का स्टोरेज है वो खाली करा दिया सब जगह। और हमारे जो है आज एडमिशन भी कंट्रोल में है, इम्प्रूव हुआ है। पहले से जो है हमारे कल 33 एडमिशन हुआ, आज 14 एडमिशन हुए हैं, तो स्थिति नियंत्रण में। बेड्स अवेलेबल है वहाँ पर? क्योंकि बताया जा रहा है, कलेक्टर को अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे शायद बेड्स की कमी है वहाँ पर। किसकी कमी है? बेड्स की कमी है अस्पताल में, शायद व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर? नहीं, अस्पताल व्यवस्था सारी है, सारी है। कुछ लोग गंभीर रूप से भी बीमार हैं, जयपुर रेफर किया अभी गया, कोई उनकी अभी क्या स्थिति है? अभी गंभीर कोई नहीं है, सब कंट्रोल में है, सारे कंट्रोल में। कुछ डॉक्टर्स को घर भेजकर भी इलाज किया जा रहा है शायद, दिनेश जी? घर से बुला के इलाज किया जा रहा है, घर भेज के नहीं, घर से डॉक्टर बुला के। सुन रहे थे दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को घर पर भेजा जा रहा है, कुछ डॉक्टर्स को, कुछ टीम को भेजा गया है। आवाज मिल पा रही है दिनेश जी आपको? ठीक है, तो दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे सीएमएचओ करौली से, जो बता रहे हैं कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है वहां पर। धर्मेंद्र, सीएमएचओ जुड़े हुए थे, कह रहे हैं सब कुछ ठीक है वहां पर, वाकई ऐसा है क्या? ये अधिकारी लुपापोती के प्रयास हैं। हालांकि स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। कई जगह जांच के नमूने लिए गए, साथ ही जो पानी के जहां से दूषित होने की संभावना थी उन जगहों को चिन्हित करके रोक लगाई गई है। लेकिन निश्चित तौर से हालात काबू में तब माने जाएंगे जब नए पेशेंट पहुंचना बंद हो जाए, और अभी पेशेंटों का पहुंचना जारी है। तब तक अपन ये कैसे कहा जा सकता है कि हालात काबू में है? जी प्रियंका। बिल्कुल धर्मेंद्र, ये कहना तो जल्दबाजी भी है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरीके से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, हम भी तो लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं धर्मेंद्र, लेकिन सवाल तो यही है ना कि 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है आखिर? जांच की जाएगी या नहीं, कार्रवाइयां की जाएंगी या नहीं? जी देखिए, हमारी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि सबसे पहले उनकी जो प्राथमिकता है वो हालात पर काबू पाना है। इसके बाद जिम्मेदार कौन है उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई का भी आश्वासन दिया जा रहा है। जी प्रियंका। बिल्कुल धर्मेंद्र, कार्रवाई का आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन धर्मेंद्र दुखद बात तो ये है कि एक 12 साल के मासूम की मौत हो गई है। घर में क्या कुछ स्थिति है मासूम के, हम समझ सकते हैं कितने परेशान होंगे। बिल्कुल, ना सिर्फ लोगों में गमगीन माहौल है, साथ ही लोगों में आक्रोश भी है, और उसी को लेकर लोगों ने जब जलदाविभाग की टीम पहुंची थी तो उसका घेराव किया था और खूब खरी-खोटी सुनाई थी। जी प्रियंका। कुछ मांगे उनकी ओर से रखी गई हैं धर्मेंद्र? देखिए, अभी मांग सामने नहीं आई है। लोगों का कहना है कि सबसे पहले जो लोगों को दूषित पेयजल की आपूर्ति है उसे बंद किया जाए और लोगों को जो शुद्ध पेयजल है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। धर्मेंद्र, खबर ये सामने आ रही है कि जगह जगह पर लीकेज है, यही वजह हो सकती है क्या इसके पीछे? जी देखिए, लीकेज क्योंकि मैंने बताया कि करीब 50 साल पुरानी पाइपलाइन है और टंकियां हैं, उन्हीं से पेयजल की आपूर्ति हो रही है। तो संभावना है कि या तो पाइपलाइन कहीं से जर्जर हो चुकी हो, लीकेज हो, उसकी वजह से दूषित पानी आ रहा हो, या कई बार जब कनेक्शन लिए जाते हैं तो उनमें चूंकि लीकेज रह जाती है, उसकी जगह से भी गंदगी या जो गंदा पानी है वो अंदर जाने की संभावना है। इन सभी चीजों को चेक की जा रही है। ये पूरी तरह जांच होने के बाद ही क्लियर होगा कि दूषित पानी किस तरह पहुंच रहा था घरों में, किसी एक कनेक्शन से पहुंच रहा था या कहीं जो स्रोत है वो भी दूषित है। ये जो पानी के सैंपल भेजे गए उनकी जांच आने के बाद ही क्लियर होगा। जी प्रियंका। धर्मेंद्र, ये जो दूषित पानी है वो कहाँ कहाँ पर पहुंच रहा था, कितने लोग इसे पी रहे थे और अभी क्या विकल्प है उनके पास? क्योंकि जांच की जा रही है तो निश्चित तौर पर वो पानी की सप्लाई रोक दी गई होगी जो दूषित थी। जी देखिए, करीब आधा दर्जन के करीब मोहल्ले हैं जिनमें चौबे पाड़ा है, दुब्बे पाड़ा है, काना हनुमान पाड़ा है, पाठक पाड़ा है, जाट की सराय सहित कई और मोहल्ले हैं हिंडोन में जहां दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत मिली थी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि जो दूषित पानी की सप्लाई है उसको बंद किया गया है, साथ ही जो शुद्ध पेयजल है उसकी आपूर्ति के लिए टैंकर और अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। और चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस अधिकारी की गाड़ी से युवक के मौत मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। रात 4 बजे तक बीकानेर दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया था। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन से 7 घंटे बाद जाम खुला गया था। मृतक के शव को लेने से फिलहाल परिजनों ने इनकार कर दिया है। जिला अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का शव पड़ा हुआ है। तो बता दें, पुलिस अधिकारी की गाड़ी से
हादसा हुआ था और इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और इसे लेकर परिजन लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पहले इसे लेकर हाईवे जाम किया गया था, जिसे समझाइश के बाद खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो परिजन है वो शव लेने को तैयार नहीं है। उनकी ओर से कई मांगे रखी गई हैं और उनका कहना है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी शव नहीं उठाएंगे। तो फिलहाल मृतक का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में पड़ा हुआ है। तो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पर। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं। 50 लाख मुआवजा की मांग की जा रही है इनकी ओर से। हादसा हुआ था यहां पर और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई थी। तो फिलहाल युवक का शव मोर्चरी में रखा हुआ है और परिजन शव लेने को तैयार नहीं है। लगातार समझाइश की जा रही है, कोशिश की जा रही है वार्ता में बात बन जाए, लेकिन परिजनों की ओर से 50 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मनोज शर्मा जुड़ चुके हैं चूरू से। मनोज, क्या कुछ अपडेट? मैं बताना चाहूंगा कि सोमवार देर शाम करीब 8:30 बजे ये दुर्घटना हुई थी बेलूसर गांव के अंदर, बीकानेर दिल्ली जो हाईवे है वहाँ एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी थी, जिससे जो बाइक सवार युवक रमेश प्रजापत है, 32 वर्षीय युवक है, जिसकी मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ जाम लगा दिया गया था ग्रामीणों के द्वारा। हालांकि 7 घंटे के जाम के बाद डीएसपी राजेंद्र गोजारा और ओम प्रकाश गोजारा और जो एसडीएम है उनके द्वारा समझाइश की गई, आश्वासन दिया गया। इसके बाद मामला शांत हुआ और वहां से जाम हटाया गया। लेकिन अब जो मृतक के परिजन और ग्रामीण हैं उनके द्वारा जो राजकीय भरतिया जिला अस्पताल है उसकी मोर्चरी के सामने और भीड़ एकत्रित है, जिनकी मांग है कि 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी है वो मृतक के परिजनों को दी जाए, उसके बाद ही शव लिया जाएगा। जी मनोज, कोई पहुंचा है वहां पर समझाइश के लिए? बातचीत चल रही है? इसलिए अभी जो चूरू तहसीलदार है वो यहाँ मौके पर है, जो डीएसपी ओम प्रकाश गोजारा है, डीएसपी राजेंद्र बूडक है, उनके द्वारा अभी समझाइश की जा रही है और जो परिजन है मृतक के उनसे वार्ता चल रही है। वार्ता के बाद ही सामने आ पाएगा कि क्या डिसीजन रहता है। जी मनोज, क्या लग रहा है आज बातचीत में समाधान निकल पाएगा, हल निकल पाएगा? परिजन शव को उठा लेंगे वहां से? जो परिजन है उनकी जो मुख्य मांग है वो 50 लाख रुपए मुआवजे की और सरकारी नौकरी की है। हालांकि सरकारी नौकरी कोई प्रस्ताव बना के भेजने की बात अभी यहाँ हुई है कि प्रस्ताव बना के भेजा जाएगा, जो कि सरकार ही इस पे निर्णय ले पाती है, इसलिए ये ऊपर जो सरकारी मामला माना जा रहा है। और मुआवजे की जो बात है। ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर सुनवाई की गई है। हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में जवाब मांगा गया है। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा पेश किया था। विधायकों के इस्तीफे पर संवैधानिक कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगा है। जस्टिस MM श्रीवास्तव, विनोद कुमार की अदालत में ये सुनवाई की गई है। तो राठौड़ ने 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के लिए इसके खिलाफ याचिका लगाई है हाई कोर्ट में और इस याचिका पर सुनवाई की गई है और 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। याचिका में संवैधानिक मूल्यों के हनन के भी आरोप लगे हैं। पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने आज विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब किया है। हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ खुद मौजूद हैं। सर, जो याचिका आपने लगाई थी आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, किस तरीके की सुनवाई हुई, क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा है? माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है मेरी याचिका पर और मेरे द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उन्होंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय सचिव विधानसभा को नोटिस देकर तलब किया है। अब इस पर न्यायिक विवेचना होनी है। अब न्यायालय के प्रीव्यू में ये बात है, आगे का निर्णय न्यायालय करेगा। मैं संतुष्ट हूं कि मैंने जिन तथ्यों के आधार पर मैं माननीय उच्च न्यायालय में आया था उन तथ्यों को कंसिडर करते हुए लॉर्डशिप ने नोटिस जारी किया। आपने जो जनहित याचिका लगाई थी वो किस तरीके से उसको आपने आगे ले गए और कोर्ट में किस तरीके से उसको आया, किस तरीके से, किस आधार पर उनको बैकग्राउंड क्या रहा है?
देखिए, मैंने इस पूरी याचिका के अंदर खुद इसकी पैरवी करते हुए उन सारे न्यायिक दृष्टांतों को और विधानसभा के अनुच्छेद 190(3)(2) को और रूल्स 173(2) जो विधानसभा के नियम प्रक्रिया को नियम है उनके बारे में बात कही। तो मैं समझता हूं कि चूंकि प्रारंभिक तौर पर इस आज जो बहस हुई है वो उसके अंदर रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई था नहीं, दोबारा बहस होगी तो उसमें मेरिट के आधार पर। बिल्कुल। आगे कितना समय दिया है? समय में दो सप्ताह का समय दिया, 2 सप्ताह बाद वापस सुनवाई होगी, उस समय फिर बात करेंगे। आपने जो आपने पहले भी इस मामले की आपने याचिका लगाने से पहले भी विधानसभा अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की थी, किस तरह का रवैया सरकार का? सारी बातें रखी। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने 3 लिखित प्रतिवेदन दिया। एक बार स्वयं हम शिष्टमंडल में आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में मिले, उनसे कहा कि निर्णय करें। उन्होंने हमें कहा कि मैं शीघ्र निर्णय करूंगा। उस बार निर्णय नहीं हुआ तो व्यथित होकर मैं हाईकोर्ट में आया। कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों का इसमें हनन हुआ था, सरकार अनदेखी कर रही थी, बड़ा ये मामला था। देखिए, चूंकि मामला विधानसभा अध्यक्ष का है इसलिए संवैधानिक मूल्यों के हनन के बारे में मैं तब तक नहीं कहूंगा जब तक विधानसभा अध्यक्ष इस पर कोई उचित निर्णय नहीं ले। और खबर जयपुर से है, जहां पर महिलाओं का सूनी सड़कों से गुजरना मुश्किल हो चला है। सरेराह युवती से स्कूटी सवार लोगों ने छेड़छाड़ की है। मुहाना और शिप्रा प्रथ में कुछ लड़के आए थे जिन्होंने एक युवती के साथ छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। शिप्रा प्रथ में 2 महिलाओं ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मुहाना में एक छेड़छाड़ करने वाला पकड़ा गया है और डीएसटी की टीम ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी रवि को पकड़ लिया है और फुटेज में यह सामने आया था कि रवि की स्कूटी का नंबर मुहाना थाने में शांति भंग में रवि को गिरफ्तार किया गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से सरेराह दिन दहाड़े छेड़छाड़ की जा रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर एक युवती पैदल सड़क से गुजर रही थी और इसी दौरान एक शख्स स्कूटी से पहुंचता है और महिला के साथ छेड़खानी करता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर ली गई है। सीसीटीवी तस्वीरों के माध्यम से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा का पहला पड़ाव आज पूरा हो चुका है। राजस्थान में इस यात्रा ने एंट्री ली है और राजस्थान में आज इस यात्रा का दूसरा दिन है जिसका पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। देवरीघटा कोटा बॉर्डर पर आज का पहला चरण समाप्त हुआ। दोपहर 3:30 बजे कोटा जिले के सुकेत से फिर से यात्रा की शुरुआत होगी। शाम करीब 6:30 बजे कोटा के हरिया खेड़ी पर आज की यात्रा समाप्त की जाएगी। कोटा के मोरू कला दरा पर रात्रि विश्राम किया जाएगा और अगले 4 दिन कोटा जिले में ही भारत जोड़ो यात्रा रहने वाली है। आज यात्रा में सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को लगाया गया। तो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी और भी खबरें आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।